तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि HTML और CSS आपस में कैसे लिंक हैं, कैसे HTML के स्ट्रक्चर को पता चलता है कि उसको कितना साइज का, कैसा स्टाइल का, कैसा कलर का होना है। तो वो सब कैसे होता है आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले एग्जांपल विजुअलाइज कर लेते हैं कि CSS आखिर करता क्या है। तो जैसे ये अमेजोन का वेबसाइट है, यहाँ पे एक सर्च बार है। अब सर्च बार के जस्ट बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ कुछ है जहाँ पे बहुत सारा चीज दिया हुआ है, जैसे MX प्लेयर, सेल, गिफ्ट कार्ड, अमेजोन पे। अब इसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का सेक्शन है। तो ये प्रोडक्ट का सेक्शन चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता था, ये एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे है वहां पे भी हो सकता था, पर वो वहां पे नहीं है। तो वो वहां पे क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे CSS को अप्लाई किया गया है और ऊपर से जो है मार्जिन लिया गया है और मार्जिन को यहाँ पे फिक्स किया गया है। अब वैसे ही हम लोग देखेंगे तो ये एक डिव है, हम लोग HTML के वाले में देखे थे, डिव एक टैग होता है, कंटेनर होता है। तो ये डिव हो गया। अब यहाँ पे होगी, एक सेकेंड, ये डिव हो गया एक, ये दूसरा डिव हो गया, ये तीसरा डिव हो गया, ये चौथा डिव हो गया। अब तीन तो एक साइज के हैं पर चौथा वाला छोटा है। तो छोटे वाले को पता कैसे चला कि मुझे छोटा होना है? तो उसको पता चला CSS से। CSS में उस डिव का साइज हम लोग छोटा कर दिए हैं। अब जाते हैं इस पे फोन वाले सेक्शन पे, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फोन का तीन एक ही साइज का डिव है, फिर और तीन डिव है, फिर ऐसे ऐसे करके सारा इक्वल साइज का है। तो ये सब कैसे अरेंज हुआ है? तो ये सब भी CSS से अरेंज हुआ है। तो सारा कुछ CSS से ही स्टाइल होता है, या कौन कितना बड़ा साइज का, सारा कुछ CSS से होता है। तो लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो में आपको मैं पूरा चीज एकदम बेसिक CSS से सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जाते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ जिसका नाम है CSS। इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं VS कोड में। तो VS कोड में ओपन करने के लिए कर लिए। अब यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं index.html, इस पे हम लोग बॉयलर प्लेट कोड ओपन कर लेते हैं। बॉयलर प्लेट कोड जैसे ही ओपन होगा, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग डिव बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग अमेजोन वाले में अभी डिव देख के आए हैं। तो डिव बना लेते हैं सबसे पहले डिव बना लेते हैं, div। अब इसको बनाने के बाद यहाँ पे कुछ भी लेट से शिवम नाम रख लेते हैं इसका। एक और डिव बनाते हैं, उसका नाम हम लोग लेट से शुभम रख लेते हैं। एक और डिव बनाते हैं जिसका नाम हम लोग भिलाई रख लेते हैं। अब ये तीनों चीज हम लोग बना तो लिए, पर अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे जाके वेबसाइट पे, तो ये विदाउट कलर ब्लैक एंड व्हाइट में आ रहा है। और HTML का कोड ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, उसमें कोई कलर ऐड नहीं होता है। उसको कलर को ऐड करने के लिए हम लोग को वहां पे CSS ऐड करना पड़ेगा। तो जाते हैं, आप देखते हैं कि इसमें कलर हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जो कलर ऐड कर सकते हैं वो तीन तरीके से कलर ऐड कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल का क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है हम लोग का एक टैग वाला, इसी में हम लोग उसका स्टाइल दे दें। जैसे कोई आदमी है, उसको हम लोग उसी टाइम पे उसका सारा कुछ डिटेल दे दे कि तुमको कौन से कलर का ड्रेस पहनना है, कौन सा साइज का जूता पहनना है, वो सारा कुछ हम लोग वहीं पे दे देंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे गए और यहाँ पे क्योंकि अब हम लोग को स्टाइल ऐड करना है, तो हम लोग सिंपल एक स्टाइल नाम लिखेंगे, स्टाइल इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे इसके अंदर हम लोग को लेट से कलर देना है, या तो बैकग्राउंड कलर देना, बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे गए हम लोग एक्वा दे दिए। अब शुभम में अभी के लिए नहीं देते हैं, अब स्टाइल, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कलर ऑरेंज। अब कलर ऑरेंज हो गया है, ये स्टाइल के स्पेलिंग गलत है, ये स्टाइल ऑरेंज। अब हम लोग जाके अपने वेबसाइट पे देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि शिवम का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। ये भिलाई का, क्योंकि हम लोग कलर दिए थे, बैकग्राउंड कलर नहीं दिए थे, इसलिए सिर्फ भिलाई का जो फॉन्ट है वो ऑरेंज हुआ। अब ये शुभम पे कोई कलर ऐड नहीं हुआ है। तो अब ये ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, या तो फिर जैसे ये कौन सा मेथड था, ये इनलाइन का मेथड था, मतलब हम लोग लाइन में साथ साथ स्टाइल भी लिख दे रहे थे। अब क्योंकि बार बार हम लोग हर लाइन पे स्टाइल लिखेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे भी स्टाइल हम लोग को लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे भी लिखना पड़ रहा है। सब जगह स्टाइल लिखना अच्छा बात तो नहीं है, क्योंकि
कोडिंग में आप जितना कम चीज लिख के जितना ज्यादा आउटपुट लाएंगे वो सबसे अच्छा कोडर होता है। बार बार लाइंस को रिपीट नहीं करना होता है। और यहाँ पे हम लोग स्टाइल को क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो तो अच्छा चीज नहीं हुआ। तब जो दूसरा मेथड होता है वो होता है इंटरनल सीएसएस। मतलब उसका मतलब क्या हुआ, तो उसके लिए सबसे पहले जैसे ये तो हो गया इनलाइन का। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं हेड वाले सेक्शन में। जैसे ये हेड टैग हो गया, इसके अंदर जाएंगे। अभी यहाँ पे एक नया टैग बना लेंगे स्टाइल नाम से, स्टाइल। अब यहाँ पे इसको जैसे ही बना लेंगे वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डिव का जो कलर है, ये डिव हो गया। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, अब यहाँ पे वॉयलेट दे देते हैं। अब जाके हम लोग देखते हैं कि वहां पे बैकग्राउंड कलर आया कि नहीं आया। तो देखते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऊपर वाले का चेंज नहीं हुआ, नीचे वाले का चेंज हो गया और नीचे वाले का चेंज हो गया। सबसे नीचे वाले का चेंज क्यों हुआ, क्योंकि उसका बैकग्राउंड कलर कुछ था ही नहीं। यहाँ पे फॉन्ट हम लोग दिए थे, यहाँ पे अगर हम लोग बैकग्राउंड कलर कर देंगे, बैकग्राउंड कलर, तो अभी अगर हम लोग जाके देखेंगे तो नीचे ऑरेंज हो गया होगा बैकग्राउंड कलर। वो जो था ब्लू, देखिए सबसे पहले तो अब ये ऑरेंज वाला और ये सबसे ऊपर लाइट ब्लू वाला, ये दोनों तो इनलाइन स्टेटमेंट से आ रहा है, मतलब इनलाइन सीएसएस से आ रहा है कलर। पर ये जो बीच वाला कलर है वो हम लोग का इंटरनल सीएसएस से आ रहा है। तो अब थोड़ा जाके यहाँ देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो सीएसएस का ये दो मेथड तो हम लोग देख लिए, ये इनलाइन वाले का और यहाँ पे इंटरनल वाले का। तब इंटरनल वाले सीएसएस में हम लोग किए क्या है, एक स्टाइल नाम से एक हेड में एक टैग बनाए हैं और उसमें डिव का कलर, बैकग्राउंड कलर हम लोग वॉयलेट दे दिए। तो अब इस पूरे जो यहाँ पे हम लोग कोड लिखे हैं HTML का, उसमें जितना भी डिव है उसका कलर हम लोग कौन सा कलर कर देंगे, वॉयलेट कलर कर देंगे। पर अगर हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 3 में से सिर्फ एक ही का कलर वॉयलेट हुआ और यहाँ पे हम लोग 3 डिव बनाए थे। और मैं तो बोल रहा हूँ कि जितना डिव होगा वो सबका कलर वही आ जाएगा। तो मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिव अगर हम लोग बनाएंगे और दूसरा जैसे यहाँ पे लिख देते हैं लेट से ए, फिर एक और डिव बनाते हैं, उसको कॉपी करके अब यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेते हैं। अब जाके अगर हम लोग देखेंगे तो सबका कलर वॉयलेट आ रहा है, पर ये दोनों का कलर वॉयलेट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो प्रायोरिटी होता है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनलाइन स्टेटमेंट का होता है, इनलाइन स्टाइल का होता है, फिर उसके बाद इंटरनल का होता है। इसका मतलब हुआ क्या, क्योंकि इस वाले डिव का और इस वाले डिव के लिए हम लोग 2 जगह कलर दिए, एक यहाँ पे ब्लू कलर, यहाँ पे ऑरेंज कलर और इसके साथ साथ यहाँ पे वॉयलेट कलर। तो अब यहाँ पे भी एक कलर दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक कलर दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक कलर दिया हुआ है। इस डिव के लिए कितना कलर टोटल दिया गया है, यहाँ पे एक इनलाइन में एक दिया गया है, एक यहाँ पे दिया गया है, तो 2 कलर दिया गया है। तो अब मान लीजिए आप हैं और आपके घर के पर्सन को एक चूज करना है, एक आपके दोस्त को चूज करना है, तो आप सबसे पहले किसको चूज करेंगे, जो आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी होल्ड करता है, आपके घर वाले मेंबर्स को चूज करेंगे। वैसे ही ज्यादा प्रायोरिटी जो होल्ड करता है वो होल्ड करता है ये इनलाइन स्टेटमेंट, इनलाइन स्टाइल। तो यहाँ पे क्योंकि इसके पास 2 कलर है, ब्लू और वॉयलेट, तो ये सबसे पहले चूज किसको करेगा, अपना जो परिवार का, अपना पास वाले कलर का चूज करेगा। तो पास वाले स्टाइल को चूज करेगा और उसका कलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब जैसे ही अगर मैं इसको हटा दूंगा ना, जैसे इस वाले डिव से मैं ये स्टाइल को हटा दूंगा, अब हम लोग जाके देखेंगे तो इसका कलर वापस पर्पल हो गया होगा, सबसे ऊपर वाले का ये। अब बस बीच वाले का बचा है ऑरेंज। तो ऑरेंज का अभी यहाँ प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, इनलाइन का प्रायोरिटी ज्यादा है, ये पास वाले स्टाइल का जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दूर वाले स्टाइल का। ये तो दूर का स्टाइल दे रहा है पर्पल, पर यहाँ पे पास पे ऑरेंज मिला हुआ है, तो पहले इसको प्रायोरिटी मिलेगा और जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा वो अप्लाई होगा। तो अब ये तो समझ में आ गया आपको कि इनलाइन का ज्यादा होता है और स्टाइल का कम होता है। तो ये तो हो गया 2 तरीका स्टाइल ऐड करने का।
स्टाइल ऐड करने का एक तीसरा और तरीका है। वो तीसरा तरीका जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मेथड्स में, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग स्टाइल को बार बार लिख रहे हैं तो भी दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे अगर स्टाइल को एक ऊपर जगह पे लिख रहे हैं तो होगा क्या, एक ही फाइल बहुत बड़ा फाइल बन जाएगा। पहला दिक्कत ये होगा। दूसरा दिक्कत ये होगा कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब उसी में HTML है वो कि CSS है वो, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना, ये इनलाइन ये हो गया, ये वाला इनलाइन का एग्जांपल हो गया, ये इंटरनल का हो गया। तो दोनों को हम लोग कट कर लेते हैं, या तो इसको अभी रहने देते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं और एक फाइल बनाते हैं style.css। अब हम लोग अब से जितना भी CSS का कोड करेंगे इस फाइल में करेंगे। तो इस फाइल में CSS का कोड करेंगे तो अब इस फाइल में और इस फाइल में, क्योंकि हम लोग HTML का फाइल यहाँ पे लिखे हैं सारा, तो अब इस HTML को यहाँ का CSS चाहिए। मतलब आप रहते हैं मान लीजिए भिलाई में, और आपको मैच देखने, IPL का मैच देखने के लिए रायपुर जाना है। तो अब अगर रायपुर जाना है आपको, तो आपको वहां पे कुछ कनेक्शन तो होना चाहिए ना, बीच में रोड तो होना चाहिए, बीच में बस जाने के लिए जगह तो होना चाहिए। अगर बस जाएगा ही नहीं तो आप भिलाई से रायपुर पहुंचिएगा कैसे? जादुई तरीके से तो आप उसके स्टेडियम में पहुंचिएगा नहीं, उसके लिए आपको एक रोड चाहिए। तो वैसे ही यहाँ से CSS तो है, लेकिन उसको HTML का कोड तक जाने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए। तब तो CSS को पता चलेगा, तब तो HTML को पता चलेगा कि मेरे को कौन सा कलर का होना है। तो उसको पता करने के लिए पहले हम लोग को ये दोनों फाइल को लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए सबसे पहले ये हेड टैग में आएंगे और यहाँ पे आके एक टैग बनाएंगे लिंक। अब लिंक लिखेंगे, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो रिल लिखेंगे शॉर्टकट में, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू, अब यहाँ स्टाइल शीट है वो, उसका CSS जो है वो स्टाइल शीट है, तो यहाँ स्टाइल शीट लिख लेंगे। अब यहाँ पे अब उसको बताना भी तो पड़ेगा कि स्टाइल शीट कहाँ पे है, तो href इज इक्वल्स टू, अब वहाँ style.css जो फाइल है उस फाइल में हम लोग का CSS है। तब जैसे ही हम लोग ये करेंगे वैसे ही ये लिंक हो गया। अब जाते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर वही करते हैं, div का कलर जो था उसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे इस बार दे देते हैं ब्राउन। अब जाके देखते हैं कि लिंक हुआ है कि नहीं हम लोग का फाइल। तो ये लिंक हो गया हम लोग का फाइल अच्छे से। तो अब जाते हैं, अब इसके बाद देखते हैं कि ये, अब जैसे यहाँ पे H1 टैग है, तो H1 टैग है, अब इसके अंदर हेलो वर्ल्ड है। अब इसको हम लोग को यहाँ पे कलर करना है। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले जिस पे भी कलर करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तब सेलेक्ट करने का भी बहुत सारा तरीका होता है। तो हम लोग सारा सेलेक्टर, कौन कौन सा सेलेक्टर होता है HTML में CSS के लिए, तो सारा कुछ देखते हैं। सबसे पहले जो होता है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर जो होता है, एलिमेंट सेलेक्टर, तो इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, इसको कमेंट कर लिए। अब यहाँ पे आए तो एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, तो एलिमेंट का मतलब सिंपल मतलब है ये जो ये div के अंदर है, जैसे ये div, ये H1, जैसे यहाँ पे एक अगर हम लोग बटन बना लेंगे, बटन, तो ये बटन क्या है, ये बटन टैग है, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये सब क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट से हम लोग चूज कर सकते हैं, जैसे div, तो ये div आया और यहाँ पे हम लोग div को लिख दिए ब्राउन कलर, जैसे पिछले बार किए थे, कलर ब्राउन, तो ये कलर ब्राउन हो गया। अब यहाँ पे H1 लिखे, H1 लिखे और यहाँ पे मान लीजिए कलर ब्लू कर देते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एक H1 लिखते हैं। अब इसको भी हम लोग शिवम लिख देते हैं अभी के लिए, तो शिवम लिख दिया। अब जाते हैं पेज पे हम लोग, तो अभी हम लोग पेज पे जाएंगे तो वैसे ही हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक बटन आ गया, ये सब आ गया div। यहाँ पे
div का कलर ऑरेंज है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो div का कलर हम लोग ब्राउन दिए हैं, मतलब यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर दिए हैं तो इसको भी बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं। लेट से यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर लिए। अब जाके देखते हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ जितना भी डिव है वो सब डिव का कलर ब्राउन है, पर एक डिव का कलर ऑरेंज है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल सीएसएस से भी ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो किसका है, इनलाइन का। तो प्रायोरिटी कैसा है, सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो इनलाइन का है। मतलब इनलाइन, अगर इनलाइन में कुछ चीज लिखा है तो वही रन होगा, नो मैटर कि इंटरनल में क्या लिखा है, नो मैटर कि एक्सटर्नल फाइल में क्या लिखा हुआ। तो सबसे कम जो वो होता है, जो प्रायोरिटी होता है वो एक्सटर्नल का, मतलब जो इससे पहले हम लोग इंटरनल वाला लिखे थे स्टाइल टैग बना के, उसका प्रायोरिटी भी इससे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है। मतलब इसका सबसे कम होता है, लेकिन जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो इसका यूज करते हैं, बहुत रेयरली ये सब का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे गए, अब हम लोग देख लिए कि यहाँ पे क्या हुआ, सबका कलर। अब यहाँ पे हम लोग दो H1 बनाए थे, अब दोनों का कलर ब्लू आ गया। अब हम लोग को तो ऐसा चाहिए नहीं था, हम लोग को चाहिए था कि शिवम ऑरेंज कलर का आए और हेलो वर्ल्ड है वो ब्लू कलर का है। तो अब ये जो नॉर्मल जो सेलेक्टर होता है, एलिमेंट सेलेक्टर, इसका यही दिक्कत होता है कि H1, तो H1 जितना भी H1 रहेगा ना आपका पूरा कोड में, वो सारा को वो ब्लू कलर का कर देगा। तो अब वो तो अच्छा बात नहीं है, क्योंकि भले ही H1 दो जगह हो सकता है, लेकिन हम लोग को दोनों का कलर अलग अलग चाहिए होगा। तो अब हम लोग को दोनों को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये H1 को कौन सा कलर देना है, ये H1 को कौन सा कलर देना है। तो उसके लिए होता है आईडी। अब जैसे यहाँ पे गए और इसका आईडी दे दिया हम लोग, इसका आईडी हम लोग लेट से दे दिए, इसका आईडी हम लोग कुछ भी H1 ही दे दिए, या कुछ और दे देते हैं, शिवम दे देते हैं। तो अब यहाँ पे गए, ये आईडी हो गया। अब हम लोग जो सीखने वाले हैं वो आईडी सेलेक्टर सीखने वाले हैं। तो आईडी सेलेक्टर के लिए पहले तो यहाँ पे गए और यहाँ पे एक आईडी दिए, जिसमें भी आपको देना है। जैसे मेरे को डिव को देना है तो आईडी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेट से कोडिंग देना है मेरे को, कोड, तो कोड दे दिया। ये क्या है, उसका यूनिक आइडेंटिटी है। आईडी कार्ड क्या होता है, यूनिक आइडेंटिटी होता है आपका, कि आप उससे कैसे अलग हैं। तो ये जो H1 है उसका आईडी शिवम है। तो अब यहाँ पे हम लोग को आईडी को सेलेक्ट करने के लिए कैसे करना पड़ता है, सबसे पहले हैश लिखेंगे। तो हैश लिखे, अब यहाँ पे जो आईडी था हम लोग का वो लिख दिए शिवम। अब यहाँ पे शिवम लिखने के बाद यहाँ पे कलर, अब हम लोग को कोई सा भी कलर जो पसंद है वो कर लेते हैं। जैसे हम लोग को पसंद है एक्वा कलर, तो एक्वा लिख लिए। अब हम लोग अगर जाके देखेंगे तो वो जो H1 का कलर था वो चेंज हो गया होगा। वो चेंज कैसे हुआ है, ये दोनों का कलर चेंज हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि आईडी दे के हम लोग कुछ भी चीज को यूनिकली सेलेक्ट कर सकते हैं। और आईडी को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ता है, हैश। हैश जो होता है वो आईडी सेलेक्टर का पहचान होता है। अब इसके बाद होता है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर, तब ये क्लास सेलेक्टर क्या होता है। अब जैसे क्लास का मतलब क्या होता है, बहुत सारा चीज एक जगह जो हम लोग को पता है। जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग के क्लास में जो है, जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मेरे जो क्लास में जो 70-80 जन है वो सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उसमें से फार्मास्यूटिकल का है या तो कुछ और बैकग्राउंड से या कॉमर्स बैकग्राउंड का है। वो क्लास मतलब सबका सिमिलर है, मतलब कॉपी बुक सबका सिमिलर है। मतलब जो बुक है, जो बुक हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सेम है। तो क्लास का मतलब होता है जिसमें बहुत सारा चीज कॉमन हो। तो अब कॉमन के लिए क्या करते हैं, ये जो डिव हम लोग बनाए थे इसको कॉपी कर लेते हैं। अब ये सबको एक क्लास में डाल देते हैं। यहाँ पे एक और डिव बनाते हैं, डिव। अब
एक काम करते हैं कि इसको क्लास दे देते हैं, इसको क्लास दे देते हैं div नाम से, या div कुछ भी दे देते हैं। इसको क्लास का नेम लेट से हम लोग दे देते हैं, इसको हम लोग क्लास का नेम क्लास दे देते हैं, सबसे बढ़िया। तो क्लास दे दिए। अब ये div एक बन गया जिसमें हम लोग a लिख दिए। अब ऐसे कर करके सारा div बना लेते हैं, बहुत सारा, Ctrl+C। अब यहाँ पे बहुत सारा div बना लेते हैं। अब सब div में जो क्लास है वो सेम रहेगा। यहाँ पे बस बीच में बदल लेते हैं, B C C, यहाँ पे D, यहाँ पे E। तो अब हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं थोड़ा अच्छा तरीके से। ये अब यहाँ पे सबका क्लास हम लोग सेम दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पांचों स्टूडेंट होते और वो सबका क्लास इंजीनियरिंग होता तो उन पांचों को हम लोग एक ही बुक दे सकते हैं, सिमिलर बुक पांचों को बांट सकते हैं। तो वैसे ही अब ये पांचों एक ही डिव है, एक ही क्लास के डिव है, तो हम लोग सबको एक कलर दे सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे गए और जो क्लास को जो सेलेक्ट करने का जो मेथड होता है उसके लिए पहले डॉट लगाते हैं और फिर क्लास का नाम लिखते हैं। तो क्लास का नेम हम लोग का क्लास था, तो अब यहाँ लिखे। अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, ये गए और यहाँ पे हम लोग दे दिए ये। अब जाते हैं, अब देखते हैं पांचों का कलर सेम आया है कि नहीं, ABCDE का। ये यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ABCDE का जो कलर आया है वो ग्रीन आया है। यहाँ पे डिव का कलर क्या दिया हुआ था, ब्राउन, लेकिन यहाँ पे डिव का कलर हम लोग का क्या आया, ग्रीन आया। क्यों? अगर हम लोग जैसे ही यहाँ पे से क्लास हटा देंगे ना, जैसे यहाँ बीच में से एक का क्लास हटा देते हैं हम लोग, जैसे ही हम लोग क्लास हटाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो नॉर्मल जो ये है, ये वाला कलर आ जाएगा इसमें। तो जाते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही जाएंगे, ये बीच में यहाँ पे कौन सा कलर आ गया, जो, क्योंकि अब ये क्लास का पार्ट नहीं है, ये जो है ये क्लास का पार्ट नहीं है, अब ये इंजीनियरिंग क्लास का पार्ट नहीं है, ये कोई और क्लास के पार्ट का हो सकता है या तो फिर कोई और चीज का पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है, तो इंजीनियरिंग का उसको बुक भी नहीं मिलना चाहिए। तो अगर ये इस डिव क्लास का पार्ट नहीं है तो इसको उस डिव का कलर भी नहीं मिलना चाहिए। तो अगर उसको वो कलर नहीं मिलेगा तो नॉर्मल डिव को कौन सा कलर मिल रहा था, ब्राउन कलर मिल रहा था, तो वो ब्राउन कलर उसको असाइन हो गया। अब इसके बाद जो एक चीज होता है वो होता है ग्रुपिंग। अब जैसे हम लोग ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या होता है, तो ग्रुपिंग सेलेक्टर जो होता है, ग्रुप से हम लोग क्या समझते हैं कि ग्रुप, किसी भी चीज का ग्रुप। तो जैसे हम लोग को यहाँ पे बहुत सारा चीज, जैसे यहाँ पे जाते हैं, अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे H1 बना लेते हैं पहले, H1, और यहाँ पे शिवम लिख दिए। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बनाए, और यहाँ पे हम लोग लिख दिए शिवम। अब इसके नीचे एक और पैराग्राफ बनाए, उसका नाम लिख दिए भिलाई। अब ये हो गया। अब यहाँ पे गए, अब यहाँ पे H1 पहले लिख लिए, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर पैराग्राफ लिख लेंगे। अब सबका कलर क्या दे देंगे हम लोग, सबका कलर लेट से हम लोग दे दिए डार्क ग्रीन। तभी हम लोग जाके देखेंगे तो जो सबसे लास्ट में H1 और P जो होगा वो दोनों का कलर क्या आ जाएगा, ये ग्रीन आ गया। तो हम लोग एक साथ बहुत सारा चीज को ग्रुप करके भी कलर दे सकते हैं या CSS ऐड कर सकते हैं। तो इसको ग्रुप करके सिलेक्ट करना बोलते हैं, ग्रुपिंग सेलेक्टर। तो अभी तक हम लोग ग्रुपिंग सेलेक्टर तक देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग डिसेंडेंट सेलेक्टर देखेंगे। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले ये कोड सबको हटा लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैसी दिख रहा है।
तो सबसे पहले आते हैं और ये कोड को यहाँ से हटा लेते हैं, ये जो HTML का कोड है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। तो अब डिसेंडेंट कोड के लिए हम लोग CSS भी हटा लिए। अब डिसेंडेंट कोड पढ़ेंगे, तो अब उसके लिए सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं। तो ये बन गया डिव, ये डिव का स्पेलिंग ये हो गया डिव। अब इसके अंदर मैं एक और डिव बनाता हूँ, तो ये उसका चाइल्ड हो गया। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बनाता हूँ और जिसमें कोई सा भी रैंडम वर्ड्स डाल देते हैं, और यहाँ एक और पैराग्राफ बना लेते हैं और इसमें भी कोई सा भी रैंडम वर्ड्स डाल लेते हैं। अब ये जो एक चाइल्ड वाला डिव बनाए हैं उसमें भी हम लोग पैराग्राफ टैग ऐड कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि ये है क्या, डिसेंडेंट सेलेक्टर वो है क्या। तो डिसेंडेंट का मतलब होता है चाइल्ड, या तो उसका जो आगे का जो खानदान होगा, जो उसका डिसेंडेंट होगा, जो उसका बेटा बेटी लोग या उसका भी और ग्रैंड चाइल्ड लोग होगा, वो डिसेंडेंट में आता है। तो अब ये डिव हो गया, ये तो पेरेंट हो गया। इसका चाइल्ड कौन कौन हुआ, ये पैराग्राफ हुआ, ये पैराग्राफ हुआ और ये डिव हुआ। और ये पैराग्राफ क्या हुआ, इसका ग्रैंड चाइल्ड हुआ। इस डिव का ये पैराग्राफ ग्रैंड चाइल्ड हुआ। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को कोई सा भी चाइल्ड उसका या तो ग्रैंड चाइल्ड उसका सेलेक्ट करना होगा, तो हम लोग डिसेंडेंट का यूज़ करते हैं। तो डिसेंडेंट को कैसे लिखेंगे, तो जैसे हम लोग को चाहिए कि इस डिव टैग में ये पैराग्राफ टैग हम लोग सेलेक्ट करें, तो सबसे पहले आएंगे और यहाँ डिव लिखेंगे, यहाँ पे डिव लिखेंगे और यहाँ पे स्पेस देंगे और यहाँ पैराग्राफ टैग के लिए P लिखेंगे और यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे जैसे लेट से बैकग्राउंड कलर इसको हम लोग दे दिए लेट से ये वॉयलेट। अब जाके अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तीनों जो है पैराग्राफ उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो पर्पल हो गया है। तो पहला तो ये वाला पैराग्राफ का ये जो डायरेक्ट चाइल्ड था उसका, ये दूसरा जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो भी पर्पल हो गया है, और ये जो तीसरा जो ग्रैंड चाइल्ड है वो भी पर्पल हो गया है। तो ये तो हो गया जब हम लोग को डिव टैग के अंदर सारा पैराग्राफ टैग है, चाहे फिर वो ग्रैंड चाइल्ड हो या कोई सा भी हो या चाइल्ड हो, वो सबको सेलेक्ट करना है, तो हम लोग डिसेंडेंट सेलेक्टर का ऐसे यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डिव टैग के अंदर जो जो पैराग्राफ टैग है वो सबको सेलेक्ट कर लेना, फिर चाहे वो ग्रैंड चाइल्ड हो या चाइल्ड हो। अब हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए कि इस डिव का जो डायरेक्ट चाइल्ड है, यानी बस ये दोनों सेलेक्ट हो और ये सेलेक्ट नहीं हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इसको बोलते हैं चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर मतलब क्लियर है कि जो उसका चाइल्ड होगा वही सिर्फ सेलेक्ट होगा, और ये क्या है, ये तो इसका ग्रैंड चाइल्ड है, तो ये सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। तब इसको लिखने का मेथड क्या होता है, इसको लिखने के लिए हम लोग डिव लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को इस डिव का जो डायरेक्ट चाइल्ड है उसको लेना है। तो डिव लिख लिए। अब डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्ट करने के लिए ये एंगुलर ब्रैकेट इस साइड वाला लगाएंगे। अब यहाँ P लिखेंगे। अब यहाँ पे ये करेंगे। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं जैसे लेट से ब्राउन। तो अब होना क्या चाहिए कि ये जो दो डायरेक्ट चाइल्ड हैं वो दोनों का कलर क्या हो जाना चाहिए, ब्राउन हो जाना चाहिए, और ऊपर का जो नीचे वाले का जो ये है ग्रैंड चाइल्ड उसका पर्पल होना चाहिए। तो जाके देख लेते हैं ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर अभी हम लोग जाके देखेंगे, तो अभी हम लोग अगर देखेंगे तो तीनों जो पैराग्राफ है वो तीनों का कलर ब्राउन हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग आके देखेंगे तो हम लोग क्या लिखे हैं, ऐसा डिव जिसका डायरेक्ट चाइल्ड पैराग्राफ हो उसको सेलेक्ट कर लो। तो इसका तो डायरेक्ट चाइल्ड पैराग्राफ है, पर इसका भी तो इस डिव का भी तो डायरेक्ट चाइल्ड पैराग्राफ है, तो ये भी सेलेक्ट हो जा रहा है। तो इसको प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोग ये डिव से चेंज कर देते हैं और इसको लेट्स से कुछ और रख लेते हैं। तो इसको कुछ भी जैसे स्पैन रख लेते हैं, स्पैन, या तो फिर यहाँ पे H1 टैग ले लेते हैं।
तो अब अगर हम लोग जाके देखेंगे तो इसका कलर पर्पल है और इसका कलर ब्राउन है। क्यों? क्योंकि ये जो पैराग्राफ है ये इसका डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। तो डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है तो डायरेक्ट चाइल्ड जो नहीं होगा उसका क्या प्रॉपर्टी लगेगा? वॉयलेट प्रॉपर्टी लगेगा। क्योंकि ये जो है ये सारे पैराग्राफ टैग जो भी, चाहे वो ग्रैंड चाइल्ड हो फिर वो चाइल्ड हो, वो सब का पर्पल कर देगा। पर इसका मतलब क्या हुआ? जो सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड है सिर्फ उसको ब्राउन करना है, इसलिए यहाँ का ये 2 पैराग्राफ ब्राउन चेंज हुआ बट ये चेंज नहीं हुआ। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद होता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कस्टम होता है, मतलब हम लोग कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एट्रीब्यूट सेलेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग को कोई भी अपने हिसाब से कस्टम नेम देना है तो उसको कैसे देते हैं। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए यहाँ पे आते हैं हम लोग और इस पैराग्राफ वाले में हम लोग क्या कर लेते हैं, डेटा डैश, और ये डेटा लिखना ज़रूरी है, इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो डेटा नेम लिख दिया हम लोग। अब इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लेट्स से शिवम लिख दिया मैं। तो अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे भी लेट से यहाँ पे डेटा नेम लिख देते हैं। डेटा नेम इज इक्वल्स टू शिवम। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कस्टम होता है, मतलब हम लोग ये नेम के जगह पे कुछ भी अपना जो मन करेगा वो कस्टम नेम दे सकते हैं, उसका आईडी वो हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे। अब इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, डेटा, और हम लोग क्या लिखे थे, नेम। अब अगर मैं सिर्फ इतना करूँगा, जैसे एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मेरा अपना नाम शिवम के जगह शुभम कर देता हूँ, शुभम कर दिया। अब यहाँ पे डेटा नेम लिखा, अब यहाँ करली ब्रैकेट और इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग कर देते हैं ग्रीन इस बार, ये वाला। तो अब हम लोग जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक पैराग्राफ का और यहाँ पे ऊपर वाले एक पैराग्राफ का कलर क्या हो जाना चाहिए, ग्रीन हो जाना चाहिए। तो अभी हम लोग अगर जाके देखेंगे तो इन दोनों का कलर क्या हो गया है, ग्रीन हो गया है। अब यहाँ पे तो हम लोग शुभम पास किए थे और यहाँ पे हम लोग शिवम पास किए थे, लेकिन यहाँ पे दोनों का कलर ग्रीन क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग सिर्फ सेलेक्ट किसके आधार पे किए हैं, सिर्फ अभी पे डेटा नेम, मतलब वैसा जो भी टैग जिसका जो एट्रीब्यूट नेम है वो डेटा नेम से स्टार्ट हो रहा है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर चाहे उसका वैल्यू कुछ भी हो, तो वैल्यू मैटर नहीं करता है। तो अगर आपको वैल्यू के लिए बनाना है तो यहाँ पे आके सेम यही चीज़ करते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं। अब जैसे वैल्यू के लिए बनाना है तो अब यहाँ पे हम लोग इज इक्वल्स टू शिवम लिख लिए। अब यहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, लेट्स से पिंक में कर लेते हैं। अब हम लोग जाके देखेंगे तो जो पहले वाले जो डिव है उसका कलर पिंक हो गया होगा, ये पिंक हो गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सिर्फ वही डेटा नेम सेलेक्ट कर रहा है जिसका कि एट्रीब्यूट नेम शिवम हो। तो हम लोग अगर कोई भी कस्टम खुद का एट्रीब्यूट बनाते हैं तो उसको स्टार्ट करते हैं डेटा से और फिर वहाँ एक हाइफन और फिर उसके बाद वहाँ पे हम लोग कुछ भी अपना कस्टम नेम लिख सकते हैं। तो ये होता है उसका सिंटैक्स लिखने का। और उसको यहाँ पे लिखने के बाद अगर हम लोग उसको वैल्यू असाइन करेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे तो वो वैल्यू भी जब इक्वल होगा तो वहाँ पे वो रन करेगा। और अगर सिर्फ डेटा नेम पास करेंगे, एट्रीब्यूट का नेम पास करेंगे तो वो एट्रीब्यूट जहाँ जहाँ पे है, जैसे यहाँ पे ग्रीन था तो यहाँ पे भी ग्रीन रन हो गया, यहाँ पे भी ग्रीन रन हो गया, जबकि इसका वैल्यू शुभम है, इसका नाम शिवम है, फिर भी दोनों में रन हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ इससे सेलेक्ट किए थे। तो ये तो हो गया इतना। अब इसके बाद और क्या क्या हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं, तो और ये कंडीशन लगा सकते हैं। सिर्फ एट्रीब्यूट नेम जब हम लोग को सेलेक्ट करना होगा तो सिर्फ ऐसे एट्रीब्यूट का लिख देंगे। फिर अगर हम लोग चाहते हैं कि एग्जैक्ट मैच हो, जैसे उस कंडीशन में शिवम और शुभम से हम लोग किए, तो उसका वैल्यू लिखना पड़ेगा इज इक्वल्स टू। यहाँ पे एट्रीब्यूट मतलब क्या हुआ, डेटा, जो हम लोग डेटा नेम लिखे थे वो एट्रीब्यूट हो गया और वैल्यू यहाँ पे शिवम हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि ऐसा मान लीजिए, अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे और
यहाँ पे और कुछ रहता है, शिवम डैश और यहाँ 1 2 3। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा मैच बन जाए जिसका स्टार्ट में अगर शिवम है तो वो सेलेक्ट हो जाए, नो मैटर 1 2 3 है कि 4 2 1 है, वो शिवम से स्टार्ट होने वाला सारा कोई सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं ये। अब उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि एंड्स विथ, मतलब अगर हम लोग चाहते हैं कि ऐसा सारा सेलेक्टर सेलेक्ट हो जाए जो कि 1 2 3 से एंड होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, डॉलर और फिर इज इक्वल्स टू बीच में, और यहाँ पे क्या रहेगा, डेटा नेम, और यहाँ पे जो हम लोग शिवम बनाए थे वो, या शिवम या तो फिर यहाँ 1 2 3 रहेगा, 1 2 3 जिससे हम लोग एंड करना चाहते हैं। अब अगर हम लोग बीच में अगर कुछ को देखना चाहते हैं, जैसे शिवम में ए और एम आता है, तो शिवम में ए एम को से चाहिए तो हम लोग डेटा नेम स्टैरिक और यहाँ इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए और एम, ए एम लिखेंगे तो ये कंटेंट्स हो जाएगा। तो वो जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर जो होता है कस्टम वाले का, तो ये ऐसे लिखते हैं, इतना टाइप का होता है। तो वैसे ये इतना ज़्यादा यूज़ करते नहीं हम लोग, सिर्फ इतना में ही काम चल जाता है हम लोग का। अगर इसको यूज़ भी करते हैं, वैसे तो इसको बहुत कम ही यूज़ करते हैं, बट अगर करते भी हैं तो इन दोनों में काम चल जाता है। ये सब एक्स्ट्रा है, इसको आप प्लीज़ ट्राई करिएगा अपने लैपटॉप पे VS कोड में करके। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि ये क्या है सेलेक्टर्स। अब इसके बाद हम लोग, ये तो हो गया बेसिक CSS, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।